हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी नामांकन संपन्न, संग्राम शुरू। जी हां, अब लोकसभा का रंग जम चुका है और हरियाणा पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। हरियाणा में सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं और लड़ाई दमदार है। जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला भी जोरदार है। हरियाणा में छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही संग्राम भी शुरू हो चुका है। हरियाणा के दिग्गज उम्मीदवारों ने नामांकन किया और अब सभी महारथी मैदान में उतर चुके हैं और जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के लिए प्रत्याशियों का विरोध खतरे की घंटी हो सकता है, यह सवाल है। चुनावी रण में नामांकन के आखिरी दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और अब लोकसभा की जंग दिलचस्प हो चुकी है। मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा, ये 23 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन आखिरी दिन के नामांकन के बाद कई सीटों पर लोकसभा की जंग जबरदस्त हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से नामांकन किया। ये सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। सोनीपत सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश कौशिक को मैदान में उतारा है। जेजेपी और आप गठबंधन ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में टिकट दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी कई नेताओं ने अपना नामांकन पत्र भरा है। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने नामांकन किया। वहीं फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जहीन ने पर्चा दाखिल किया। यानी लोकसभा की टक्कर जबरदस्त है और कोई भी किसी से कम नहीं। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार डीडी शर्मा ने भी नामांकन किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी से बीजेपी और कांग्रेस डरी हुई है। देखिए, हमारा मुकाबला 10 की 10 लोकसभा सीटों पर दो विचारधाराओं से। एक विचारधारा जिसने इस प्रदेश को बेचा, लूटा, खाया, और दूसरी विचारधारा जिसने इस प्रदेश को सांप्रदायिक तौर पर बांटने का काम किया, चाहे वो धार्मिक हो चाहे जातिगत हो। जहां नामांकन के बाद मैदान में महारथी उतर चुके हैं, वहीं बार बार बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल का मंगलवार को फतेहाबाद और रानिया में विरोध का सामना उनको करना पड़ा। फतेहाबाद के गांव हसंगा में फसल खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने दुग्गल का विरोध किया। वहीं रानिया में सुनीता दुग्गल के साथ मार्केट कमेटी के चेयरमैन शीशपाल कंबोज को देखकर ग्रामीण भड़क गए और उनका विरोध किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि शीशपाल कंबोज उनसे झूठा वादा करके उनको सीएम की रैली में लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने वहां सीएम के सामने उनकी मांग नहीं रखी। मोदी सरकार है, हम कहते हैं भी मोदी अच्छा है। मोदी विकास कहता है भी गांव में विकास करो, गांव में विकास करो। जो ये निचले करिंदे हैं ना इनके भाजपा के, ये करिंदे सही नहीं है। अगर ऐसे ये करिंदे चलेंगे तो मोदी की सरकार नहीं आएगी। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल कटारिया का विरोध हो रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद कटारिया कभी नहीं आए, अब वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। वहीं सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक का विरोध भी कई गांव में हुआ है। उनको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, कहीं ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। जो भी हो, लेकिन संग्राम शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में जबरदस्त मुकाबला भी होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यानी कि नामांकन अब हो चुका है और आखिरी दिन था नामांकन का 23 तारीख। हालांकि अब स्क्रूटनी होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जो
सियासी योद्धा मैदान में थे, सभी ने अपना नामांकन कर दिया है। लेकिन जरा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी सवाल, क्योंकि जिस तेजी के साथ विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का इलाकों के अंदर हो रहा है, जहां जहां वो पहुंचते हैं वहां वहां जनता भी उनसे सवाल पूछ लेती है कि 5 साल में आखिर आपने किया क्या है, जरा उसका ब्यौरा तो पेश कर दीजिए। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं बेरंग, उनको वापस लौटना पड़ता है। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों की स्थिति भी क्या है, जरा उस पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सभी का। लेकिन जरा सबसे पहले प्रदीप नरूला जी, आज नामांकन प्रक्रिया आज की तो पूरी हुई, अंतिम तारीख थी, स्क्रूटनी होगी, पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन अब दिलचस्प होगा क्योंकि सभी योद्धा पूरी तरीके से अब मैदान में हैं और ये मान लिया जाए कि रण अब तैयार है, बस जंग की शुरुआत होना बाकी है। देखिए शुभबंधु, मैं आपको बताऊं कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन तो ठीक है, स्क्रूटनी एक प्रक्रिया है, नॉमिनेशन वापस लेने के भी 2 दिन होते हैं, लेकिन पिक्चर साफ हो जाती है उसी दिन कि कौन कौन मैदान में रहेंगे, किन किन के बीच में रण होगा। और ये मात्र एक औपचारिकता होती है कि स्क्रूटनी भी होगी, क्योंकि जब फॉर्म लिया जाता है उस वक्त सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उस वक्त भी अगर कोई कमी हो तो फॉर्म नहीं लेते अधिकारी, तो स्क्रूटनी भी मात्र एक औपचारिकता होती है। और उसके बाद नॉमिनेशन वापस लेना, ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिन लोगों ने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भरा हो या जिन लोगों को कई बार संशय हो उस कोई और इस तरह के भरे गए फॉर्म हो, वो लोग वापस लेते हैं। बाकी जिन लोगों ने रण क्षेत्र में उतरना है वो तो कर चुके अपना काम। तो पिक्चर जो नॉमिनेशन के आखिरी दिन साफ हो जाती है कि किस किस के बीच में रण होगा, और निसंदेह कि अब पिक्चर क्लियर है। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बिल्कुल तस्वीर साफ है कि कौन कौन मैदान में है और किन किन के बीच में रण होगा। तो पहले कहा जाता था कि जो हरियाणा की सियासत का जो गढ़ है वो रोहतक है, लेकिन अब उस गढ़ की परिभाषा बदल चुकी है, ये मान लिया जाए कि अब हिसार की तरफ सबकी नजर है। देखिए निस्संदेह मैं आपको बताऊं कि कई बार कोई हॉट सीट तब मानी जाती है जब 2 पुराने दिग्गज या 3, अब हिसार में तो 3 हो गए, वैसे भी 2 जब दिग्गज आपस में लड़ते थे तो वाकई सबकी पूरे प्रदेश की नजर वहां टिक जाती थी कि हाँ वाकई यहाँ जो रण होगा, क्योंकि उसमें एक का भविष्य तय होता है, एक का भविष्य अंधकार में होता है। तो ये लोग कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि किसका भविष्य अंधकार में होगा। लेकिन हिसार सीट ऐसी है जहां 2 का भविष्य अंधकार में होगा, 2 के भविष्य तय करेंगे वहां के परिणाम, क्योंकि एक जीतेगा बाकी 2 के भविष्य तय होंगे। तो ठीक है। और फिर सबसे बड़ी खूबी है कि उत्तराधिकारी हैं, नए नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रण क्षेत्र वाकई बहुत अलग से है और बहुत ही महत्व रखता है। तो निस्संदेह सब पे नजरें टिकी हैं, हिसार सबकी नजरें हिसार पे टिकी हैं, और आने वाले दिनों में हिसार वाकई दिलचस्प होगा। नहीं, ये हम क्योंकि जिस गुटबाजी के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही थी, हमने बस यात्रा के जरिए भी देखा जो गुटबाजी हुई थी, जो विरोध हो रहा था, भीतर भीतर जो तस्वीरें चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब अपने चेहरों को मैदान में उतारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो दिलचस्प हो चुका है पूरे हरियाणा की स्थिति। सोनीपत को देख लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से उतार दिया, तो वहां का भी संग्राम अलग है। देखिए शुभेंदु, राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि कांग्रेस जिस तरह से सुरजेवाला को कांग्रेस ने दाव पे लगाया, और वो एक चर्चा थी कि वाकई सुरजेवाले का जो राजनीतिक इतिहास है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, और वो चीज़ें हमारे सामने आई, प्रयास हुए, जिस तरह से जींद का चुनाव परिणाम सामने आया। तो हालांकि राजनीतिक हलकों में अभी भी ये चर्चा है कि जिन जिन लोगों ने सुरजेवाले का इतिहास बिगाड़ने की कोशिश की, अब सुरजेवाला इन पार्टी ने उनके इतिहास बिगाड़ने की कोशिश, ये तो खुद सीएम ने भी कह दिया अब बिल्कुल तो वो चीजें सामने आ रही हैं, और गुटबाजी सर्वविदित है, छोटी थोड़ी बहुत तो हर पार्टी में चलती है, सिवाय ऐसी पार्टियों को जो लोकतांत्रिक प्रणाली से नहीं थोड़ा कम विश्वास रखती हैं, उनको छोड़कर जो इस तरह की प्रणाली में विश्वास रखती हैं, वहां गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है, हर पार्टी में होती है। कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, लेकिन गुटबाजी जो कांग्रेस की है वो परिणाम पे जरूर असर डालेगी, ये एकदम तय है।
ठीक है, जरा हर सीट पर जरा जल्दी जल्दी से भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मनीष खटाना जी, जरा एक चीज़ तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब इससे पहले जींद उपचुनाव को लेकर बात थी तो रणदीप सुरजेवाला को लेकर ही कहा गया कि कांटा निकल गया, लेकिन अब सीएम का बयान ये आया कि उसका बदला ले लिया गया और इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत से उतार दिया। देखिए, कांटा निकल गया ये शब्द किसने बोले और कहां पर बोले वो सभी को पता है। ये विपक्षी पार्टियों के मंत्रियों ने चुटकियां ली। विपक्षियों का तो काम है कि किसी के घर में जो उन्होंने कहा कुछ उसी तरीके से तस्वीर भी नजर आई जींद उपचुनाव के अंदर। और अब अगर हम देख रहे हैं, मैं बीच में टोकना चाहूंगा, बिल्कुल, कि अभी 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, कांग्रेस का अभी सत्ता का भूत नहीं उतरा, विपक्षी पार्टियां जब खुद विपक्ष में होते हुए भी, खुद हमारी तो विपक्षी पार्टी है, विपक्ष में होते हुए भी आज भी विरोधी पार्टी है। सर बताइए मनीष जी। देखिए, जींद में जो हुआ मैंने आपको बताया था, वो उनकी स्वैच्छिक इच्छा थी। उन्होंने खुद वहां चुनाव लड़ा, वो चुनाव वहां लड़ना चाह रहे थे, लड़ लिया, कोई वो नहीं है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से उतारने का जो निर्णय है, राष्ट्र का और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और मुझे जहां से भी लड़ने का, अगर पार्टी अगर इशारा करेगी तो मैं वहां से लड़ने के लिए तैयार हूं। ये भी उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन मुझे लड़ाया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा क्योंकि परिवार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लड़ रहे हैं। उनकी एक सीट थी और वो उसी सीट पे लगातार 3 बार, चौथी बार चुनाव आज दीपेंद्र जी वहां से लड़ रहे हैं। तो वो नहीं चाह रहे थे कि परिवार के दोनों सदस्य या तीनों सदस्य चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़े। तो ये उनकी अपनी इच्छा थी। लेकिन ये जो बार बार आरोप लगता रहा है कांग्रेस के ऊपर कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल उस सवाल से बचने की कोशिश की जाती रही। यही कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब दीपेंद्र लड़ रहे हैं चुनाव तो इसलिए नहीं उतरना चाहते थे मैदान में। कौन सा सवाल जी? परिवारवाद को बढ़ावा देने का। देखो, परिवारवाद की बात नहीं है। परिवारवाद देखो, अब वो दीपेंद्र जी बाहर से पढ़कर आए, पढ़ने के बाद जिस तरीके से राजनीति में आए। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जब अपने बेटे को मैदान में उतारा तो उस वक्त आपने सवाल खड़े कर दिए कि उनकी पत्नी भी, वो खुद भी और उनका बेटा भी वंशवाद है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे आप? नहीं, वंशवाद हमने कहा है, बीजेपी वाले वंशवाद का, ये तो आप उल्टा हमारे से क्वेश्चन कर रहे हो। वंशवाद की बात तो बीजेपी करती है और चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के की जो बात कर रहे हो, लेकिन अब क्या कहेंगे दीपेंद्र जी के सामने? दीपेंद्र हुड्डा भी मैदान में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में, तो अब इसको क्या कहेंगे आप? राजनीति में अगर एक नया स्तंभ कहीं पर खड़ा करने का, एक नई सोच, नई उमंग और युवाओं में अगर आज राजनीति जिस तरीके से की आती है, अगर कोई मिसाल को कायम करने में कोई कामयाब हुआ है तो उसका नाम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। 543 सांसदों में अगर सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड किसी को मिला है तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर विकास की बात करें, भाईचारे की बात करें, अगर 36 बिरादरी को एक करने की बात करें तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो वो तो बने ही राजनीति के लिए हैं। वो जिस तरीके से आज लोगों के सामाजिक, धार्मिक और जितने भी पूरे हरियाणा के अंदर, ना सिर्फ रोहतक लोकसभा के सीट के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनकी एक युवाओं में एक वो आकर्षण का जो केंद्र है, उसका आप मुकाबला मेरे ख्याल से देश में कहीं नहीं कर सकते। और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड से नवाजकर ये बात भी प्रूफ कर चुके हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। तो उनकी राजनीति की आप तुलना वीरेंद्र सिंह के लड़के से ना करें। वो तो अभी कल तो उन्होंने इस्तीफा दिया एक IAS अफसर को। अब राजनीति में आने के बाद देखिए अफसर क्या होता है। अफसर की लोग घंटी बजा के पूछते हैं साहब हैं, और जो नेता होता है वहां सीधा अंदर घुस जाते हैं। क्या बात? तो बहुत समय लगेगा उनको राजनीति में आने में। विजेंद्र सिंह लड़े तो बहुत समय लगेगा, भव्य बिश्नोई लड़े तो ये इन्हीं की पार्टी। जो भव्य बिश्नोई IAS ऑफिसर हैं यार, वो IAS नहीं तो वो राजनीति में फर्क होता है। अफसरशाही और नौकरशाही। चलिए, उनको कम से कम ये अनुभव तो है, राजनीति में आपको ये अनुभव तो होगा ना। अफसरशाही में आपको अफसरों के पैर छूने पड़ते हैं। कम से कम उनको ये पता तो होगा कि कैसे सिस्टम को संभालना है, कैसे काम करना है। ये तो कम से कम उनको पता होगा। ठीक है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। जरा ठीक है, जरा रिएक्शन भी ले लेते हैं। जाता है लोगों के बीच बैठने में। ठीक है, मैं जरा दलवीर जी के पास हूं, लेकिन जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमने बुला लिया। जरा जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वंशवाद को आपने बढ़ावा दिया। आप बार बार आरोप लगाते रहे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अब आप ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं। पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि जब आपकी पार्टी के प्रत्याशी जब इलाकों के अंदर जा रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि साहब 5 साल में कहां थे? क्या जवाब है? देखिए, जहां तक वंशवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी व्यापक संदर्भ में वंशवाद के बारे में चर्चा करती है। जब भारतीय जनता पार्टी वंशवाद कहती है तो वो जो एक पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में और उसके निकली हुई जजपा है,
चाहे वो कांग्रेस है जिसमें एक ही परिवार का वंश एक पार्टी को चला रहा है, उसके आधार पर हम कहते हैं। किसी पिता के बाद उसका पुत्र अगर राजनीति में कोई सांसद का या विधायक का चुनाव लड़ता है तो उसको वंशवाद नहीं कहते। वंशवाद की जो हमारी परिभाषा वो यही है कि पार्टियों में जिस तरह से आने वाली पीढ़ियां ही पार्टी को संभाल रही हैं। परिभाषा भी अब बीजेपी ने ही तय कर दी। परिभाषा भी अनेक वर्षों तक वही काबिज रहते हैं, वही अध्यक्ष बने रहते हैं, हम उसको वंशवाद कह रहे हैं। जैसे नहीं, आप कह रहे हैं ना, जहां तक ये आप कह रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर यही लेगेसी चलती है तो आप उसकी परिभाषा बदल देते हैं। हम परिभाषा नहीं बदलते। आप करें तो ठीक, कांग्रेस और दूसरा दल करे तो गलत। इंदिरा गांधी जी जाती है तो उनका बेटा राजीव गांधी जी अध्यक्ष बन जाता है, राजीव गांधी जी जाते हैं तो सोनिया गांधी जी बन जाती हैं, सोनिया गांधी जी 19 साल तक बिना कोई चुनाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं। और वो जब यही सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर उठा रहे हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी, अब उनका बेटा, तो इसको क्या कहेंगे फिर आप? ये एक पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं है, ये सिर्फ एक सांसद या विधायक का चुनाव। आप देखिए, राजनीति में तो है ना, सिर्फ अध्यक्ष पद पर जो आ जाए सिर्फ वहीं से वंशवाद तो नहीं शुरू होता ना। पार्टी परिवार से करे, देवीलाल जी के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, उनके आगे 2 बेटे, फिर उनके आगे बेटे, केवल वो पार्टी के सर्वे सर्वा वही पार्टी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। अब जो शादी करके भाग गए उसका वारिस कौन है वो बताओ ना। जो पहले हलफनामे में कहते हैं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, दूसरे में कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ, नहीं ठीक है, उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? संजय, विषय तो वंशवाद। नहीं ठीक है संजय, जरा उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है खटाना जी, जरा ठीक है। संजय शर्मा जी, जरा एक सवाल मैंने आपसे और किया था। चाहे सुनीता दुग्गल हो, चाहे रतनलाल कटारिया हो, चाहे रमेश कौशिक हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो, इलाके के अंदर जाते हैं, जनता से वोट की अपील करते हैं, लेकिन जनता पूछ लेती है कि 5 साल में आपने क्या किया, आप कहां थे 5 साल? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं उसी आधार पर हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो क्यों बैरल वापस लौटना पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, रमेश कौशिक को वापस लौटना पड़ता है, इलाके की जनता उनका विरोध करती है, रतनलाल कटारिया के साथ इसी तरीके से होता है। कह रहा हूँ ना कि ये नेता कार्यकर्ता है इन पार्टियों के लिए जो इस तरह की चर्चाएं निकालते हैं। हम किसान है, मजबूत उससे देखा है कि बोलते हैं ठीक है। संजय जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामी है, जरा उस पर ठीक करते हैं। लेकिन जरा मैं आपसे लेता हूं रिएक्शन खटाना जी, लेकिन जरा उससे पहले दलबीर जी, अब इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं? वंशवाद का जो बार बार और परिवारवाद को बढ़ाने का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों पर लगा रही है, क्या ये सही है, आपको लग रहा है? समेंदु जी, अच्छा होया भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, पहले हमारी इंडियन नेशनल लोकदल थी, आज जननायक जनता पार्टी है, तो आरोप लगाती थी ये तो पार्टी है ही वंशवाद की, पारिवारिक पार्टी है। वाकई क्षेत्रीय दल आमतौर पर परिवार की पार्टी है, किसी न किसी परिवार की विचारधारा पर बनी हुई। हमारी पार्टी जननायक ताऊ देवीलाल की विचारधारा पर बनी हुई पार्टी है। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा पहले, क्योंकि सत्ता माज वो है, दिल्ली के चुनाव थे, बिहार के चुनाव थे, तो वंशवाद के बहुत दूर रहे वो लोग। कांग्रेस से तो माल पानी लेते रहे, कोई आ जाओ गंगा में डुबो यार, वो बीजेपी का हो जाता था। परंतु 2 राज्यों में बुरी हार खाने के बाद इन्होंने आगे फार्मूला फिर बदलने का काम किया, क्योंकि नेताओं का दबाव आ गया, तो इनके पुत्र पत्नियों को टिकटें इन्होंने यूपी में आप देख सकते हैं देनी शुरू कर दी थी। परंतु हरियाणा में आते तो हालात इतने बदल गए, एक परिवार में 3 ही लोग, तीनों टिकट किसी न किसी तरह के लिए बैठे हैं, कोई कैबिनेट मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, एक को अब टिकट दे दिया, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह की मैं बात करना चाहूंगा। दूसरा, कांग्रेस की बात कर ले, भले कितना ही बातें करते रहे, पारिवारिक पार्टी है, परिवार को लोगों की टिकट देते हैं। हिसार में जब हम जींद में चुनाव लड़ रहे थे, बड़े आरोप लगाए, आपको ध्यान होगा सुरजेवाला जी ने, आज तो कार्यकर्ताओं को टिकट दे देते। तो हमने उस टाइम भी एक सवाल पूछा था, आप विधायक हो, अब क्या बनना चाहते हो? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो कांग्रेस का तो सत्र अब बचा नहीं है इस तरह का, आपको वो सवाल जवाब कर सके हमसे। आज हालात ये हो गए हैं कांग्रेस के, आपने देख ही लिया होगा जिस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दूध की धुली नहीं है।
इन्होंने अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश की है। अब देश की हालत आज ये इसी वजह से ही है, प्रदेश और देश की हालत, जो आज बेरोजगारी की बात करें, जनसंख्या पे कोई बात नहीं करता, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ जाती है। और हैरानी तब होती है, कितनी हैरानी होती है, कांग्रेस की बात ले ले, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, बीजेपी की नहीं बैठे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देश चाहता था पुलवामा होने पर 370 धारा नहीं रहनी चाहिए, कांग्रेस ने सीधा सीधा लिख दिया 370 नहीं हटाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा सैनिक बहुत ज्यादा है रोहतक में, सबको पता है इस बात का। भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक, आप देख लेना, सैनिकों के परिवार वहां सबसे ज्यादा है। 1 मिनट में बोल दिया 370 के बारे में। भाई आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहा है, आपकी पार्टी झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हो। क्लियर नहीं है, राष्ट्रीय दल बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्षेत्रीय दल क्लियर है और रियल है, वो सही समस्याओं को जानते हैं। और आज जब तक बातें आप कर रहे हो, मैं बात आपको बता दूं, कांग्रेस की लूट का पिछले 10 साल जो इन्होंने लूट देश और प्रदेश में की, और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो भाईचारा हरियाणा का बिगाड़ने का काम किया, दुष्यंत जी ने बाइट दी, हुए साफ शब्दों में कहा, भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, आगजनी की है, आपस में बढ़ाने का काम किया है। आज राजकुमार सैनी कहाँ है? राजकुमार सैनी हम बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। नहीं, वो तो कैसे आप दलाल नहीं मानोगे नामांकन करने के लिए पहुंच गए थे वो। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के भागे पहले तो, और आज ड्रामा कर दिया। नहीं, इसका तो नुकसान हो रहा है ना बीजेपी कल ही आगे थे, परसों रात को ही पता लग गया था। इसका नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है, ठीक है। मैं यही कहता हूं, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के दलाल थे और भाईचारा को बिगाड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश के लोग। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। सुखवंत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुखवंत जी, जल्दी से जरा रिएक्शन, क्योंकि बार बार ये सवाल आपकी पार्टी के ऊपर भी उठते रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं और खास करके प्रदेश की राजनीति में जो प्रभावी भूमिका में नजर आते हैं, वो इससे अछूते नहीं रहते हैं। सुगंधी जी, इस देश में 2 प्रकार के वंशवाद हैं, एक जैविक वंशवाद और एक वैचारिक वंशवाद। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। 2 प्रकार के वंशवाद, जैविक वंशवाद है जिसके ऊपर ये बीजेपी और संघ के लोग लगातार बोलते रहते हैं। चलिए, 2 परिभाषा भी सामने आ गई। वैचारिक वंशवाद है जिसके बारे में इस देश में कोई चर्चा नहीं होती। अब बात वैचारिक चीजों से चलती है राजनीति में, और संघ और बीजेपी का ये एक अपना पैटर्न है कि वहां पे वैचारिक वंशवाद सबसे ज्यादा वहां पे है। उसके ऊपर कोई चर्चा आज तक इस देश में नहीं हुई है कि जैविक वंशवाद के ऊपर ये बार बार कुठाराघात करते हैं। और अब इस देश में जो जैविक वंशवाद है वो एक तरह से मुद्दा इसलिए नहीं है कि जब एक नेता के पुत्र को ये जनता चुन लेती है तो दोबारा से उसके ऊपर वंशवाद का आरोप लगना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये मेरे साथी जो बीजेपी के साथी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी परिभाषा दे दी, आप अपनी परिभाषा गढ़ रहे हैं। नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूं कि आप जैविक वंशवाद के ऊपर आप उठाते हैं आवाज, वैचारिक वंशवाद के ऊपर भी आवाज उठाइए कि देश में जो वैचारिक रूप से जो ना एक के आगे एक वैचारिक पुत्र पैदा करके और वो चीज चल रही है, वो वंशवाद नहीं है क्या? मेरा सवाल ये इन सब साथियों से। दूसरा, दलवीर धनखड़ जी ने 370 के बारे में बड़ा एलोबरेटली कहा। रामजेठ मलानी का एक बहुत प्रसिद्ध वकील है इस देश के, और उनका एक इंटरव्यू आया था। अब जो लोग कहते हैं कि 370 को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे ख्याल से उनको ये आइडिया नहीं है कि 370 एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले ये क्लियर, अच्छा ठीक है, वो उस पर नहीं जाते हैं सुखवंत जी, उस पर 370 बहुत बार हो चुका है, इस विषय पर हम कई बार कर चुके हैं इस पर बात। आज जरा टक्कर को लेकर है, ठीक है, जिस विरोध के साथ आपने दलबीर जी का आप बात को कोट करके कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे सुखवंत जी ये है कि इस बार इस मुकाबले के अंदर बीजेपी कांग्रेस इन 2 से बड़ी लड़ाई है या जजपा और आपके साथ ज्यादा आपकी लड़ाई है? नहीं, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हम वैचारिक लोग हैं और वैचारिक तरीके से ही बात को अपने को रखना चाहते हैं। दलबीर जी ने ये बात उठाई 370 के ऊपर, वो कहीं पे बात करते कहीं पे चले गए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या 370 को कोई समझता है इस देश में, और 370 है क्या वो खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशनली? नहीं, ठीक है, हम आज इस पर नहीं जाएंगे सुखवंत जी, इस पर मैं पहले ही कह चुका हूं, इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन आप प्रदीप जी, हम जिस तरीके से आज जिस स्थिति को देख रहे हैं, और लगातार हमने बयानबाजी भी देखी इस दौरान, बयानों का असर क्या इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या जनता ये समझ रही है कि जो बयानबाजी हमारे नेता कर रहे हैं वो किस लहजे में कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है, वो समझ रही है जनता? देखिए, जनता समझ रही है, नेता नहीं समझता।
हकीकत ये है कि जब नेता बयानबाजी करता है तो उस वक्त उसके समर्थक सामने बैठे होते हैं, वो ताली बजाते हैं, वो हंसते हैं, वो चिल्लाते हैं। तो शायद नेता को ये लगता है कि जनता तेरे इन बयानों से या इन जुमलों से बहुत प्रसन्न हुई है, लेकिन वो जनता का अर्थ सिर्फ वही लगाते हैं कि जो उनके समर्थक सामने बैठे होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जनता इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती है। वो जनता नहीं होती जो उनके कार्यक्रम में आए हुए होते हैं, वो उनके समर्थक होते हैं। तो लिहाजा ये बात कहना ठीक है कि वो उन जनता पूरी अच्छी तरह से समझती है, और जनता अब वो जनता नहीं रही जहां पुराने ज़माने में पूरे मोहल्ले में या गांव के गांव एक तरह से फैसला कर लिया करते थे कि हमने किधर जाना है या किधर नहीं जाना है। अब परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो चारों का ओपिनियन अलग अलग है, चारों के अपने अपने वैचारिक मत हैं, और चारों ही अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, हम लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध देख रहे हैं, क्या हम, क्योंकि इससे पहले भी ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और एक अल्टीमेटम है कि आप समझ जाइए, ये समझ जाइए कि क्या चाहती है जनता। देखिए शुभेंदु, अगर किसी भी प्रत्याशी का कहीं विरोध होता है तो वो उसके 2 महीने होते हैं। पहला महीना ये होता है कि जनता उनके कामों से खुश नहीं है, वो जो आशाएं जनता ने उनसे पाल रखी थी, जिनको लेकर उन्होंने उन्हें चुना है, वो अपनी आशाओं और अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। दूसरा एक अर्थ और भी होता है कि वो किन्हीं न किन्हीं दूसरे विपक्षी दलों के शरारती तत्व भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ये परिपाटी चल गई है कि आप एक तो बीजेपी जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप वीडियो बनाइए और वायरल कर दीजिए। तो ये आप उसके 2 पहलू हैं, ठीक है, कि आप वो देखें कि विरोध किस पहलू के तहत हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या वाकई जनता ने जो जिनकी अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरे, वो लोग उनसे नाराज हैं, उसका विरोध हुआ है, या फिर विरोध के लिए विरोध हुआ है। तो बीजेपी जो बार बार इस बात को जोर देती है कि विपक्षी की साजिश है, विपक्षी दल इसमें हैं, तो उसमें कुछ दम है? नहीं, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि सारे जो विरोध हुए, मैंने कहा ना कि देखना पड़ेगा कि वास्तव में, लेकिन कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक होता है, ठीक है, कोई दो राय। ठीक है, और भी आप इस पहलू को जरा समझेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी जब विरोध का सामना कर रहे हैं तो क्या इसका बेनिफिट जेजेपी, आप और कांग्रेस को होगा? जरा जल्दी से अब अपने खास मेहमानों की तरफ चलते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जरा बहुत जल्दी से प्रदीप जी से रिएक्शन, उसके बाद सभी खास मेहमानों की तरफ। अब जरा हर सीट पर बहुत जल्दी से चलते हैं। सोनीपत सीट को लेकर जरा जल्दी से नजर बनाते हैं, फिर बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन लेते हैं। सोनीपत सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उतरने से अब नफा नुकसान कैसे होगा, आकलन कैसे किया जाए? जरा देखिए शुभेंदु, नफा नुकसान जनता तय करती है, लेकिन वाकई वहां का मुकाबला दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से त्रिकोणीय एक संघर्ष फाइट फंसी है, उसमें वाकई बहुत बड़ा मुकाबला होना, और मुकाबला नहीं, इस प्रदेश की देश की नहीं कह रहा हूं, प्रदेश की भविष्य की राजनीति तय होगी सोनीपत से। सोनीपत से तय होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जहां हिसार 3 परिवारों की राजनीति तय करेगा, वहीं प्रदेश की राजनीति सोनीपत से शुरू होगी, और हुड्डा जी का भविष्य प्रदेश में क्या होगा ये भी तय होगा, उनके अपने सिपहसालार तय करेंगे। कटाना जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हुड्डा साहब हरियाणा के लोगों के दिलों में बसते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। और अब बिल्कुल समय आ गया, बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, और हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनके नेतृत्व में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट में आप देखना, वो छोड़ दीजिए, वो तो जनता तय कर देगी 10 की 10। और एक जो सोनीपत, देखिए 2014 में भी आपका यही दावा था, लेकिन एक सीट पर सिमट कर रह गए थे। लोगों की आवाज है, सोनीपत की जनता चाहती थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से चुनाव लड़े, उसी का ध्यान रखते हुए अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनको वहां उतारा है, और 100% वो चुनाव जीत के आएंगे। अब तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा वोटों से जिताएं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा वोटों से जिताएं। अब तो जो अंतराल, वो जीत का अंतराल दोनों आपस में हो रहा है। पहले वो लोकसभा में थे, हाईकमान ने ये तो नहीं सोचा कि कौन कितने पानी में, इतने नेता है हरियाणा में, सभी का जरा टेस्ट हो जाए, ये लिटमस टेस्ट हो जाए कि कौन कितना पानी में है। मतलब बार बार जो जिस तरीके से दिया जाता है, हालाकमान पर दबाव बनाया जाता है, तो जरा टेस्ट भी कर लिया जाए कि देखिए कितना रिपोर्ट कार्ड है। बिल्कुल ठीक बात कही कि कौन कितने पानी में टेस्ट कर लिया जाए। 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार रही,
तो उन्होंने उस पानी में उतरने का काम करा और लोगों के दुख दर्द को समझने का काम करा। तभी उन्होंने आते ही सबसे पहले 1600 करोड़ रुपए से किसानों का बिजली का बिल माफ करने का काम करा और ऐसे बहुत सारे काम करे। पानी में जो पानी की गहराई कितनी है वो सभी जनता ने बता दिया था। बिल्कुल कितने गहरे पानी में है। ठीक है, कोई नहीं, अब तो ज्यादा लंबे समय नहीं, अभी पता चल जाएगा। दलबीर जी, अब सोनीपत सीट पर नजर है, जरा हर सीट को हम बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन सोनीपत सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उतरने के बाद दिग्विजय चौटाला भी मैदान में आ गए। कैसे आपको नहीं लग रहा कि ये खुलेआम, क्योंकि इससे पहले भी कहा गया था कि जहां से वो आएंगे तो हम देख लेंगे और एक बदला भी रहता है, तो बार बार ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि ये बदलापुर की सीट तो नहीं बन गई है, सोनीपत की जगह बदलापुर? सवेंदु जी, आपका सवाल तो मैं कहूँगा वाजिब है, आप पूछ सकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े गुणगान गा रहे मेरे भाई, छोटे भाई। रोहतक में जूतों से उन्हीं को पीटा था लोगों ने। क्यों पीटा था? हरियाणा को नहीं, रोहतक को जलाने का काम उन्होंने किया, इसलिए उनको जूते मारे लोगों ने। रोहतक को छोड़ के दिल्ली जाके बैठ गए वो। इतनी ही कोशिश हिसार में भी लोगों ने कुछ शरारती तत्वों ने की थी, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह चेक किया था। दुष्यंत चौटाला लठ लेके खड़े हो गए थे अपने वर्करों के साथ पूरे शहर के चारों तरफ। कोई घुस के तो दिखा दो, किसी व्यापारी को कोई नुकसान तो पहुंचा दो, किसी परिवार को तो कोई नुकसान पहुंचा दो। और आपको पता होगा मैयड़ हिसार में पड़ता है, सारे आंदोलन वहां से शुरू हुए। नहीं तो रोहतक की आग मैं वहीं जा रहा हूं, पहुंचेगी। मैं वहीं आ रहा हूं बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल का जो शासन किया, ऐसा क्या हो गया एक रोहतक ही जीतते हो, बाकी हरियाणा में क्या क्यों हार गए? वो हार को हार क्यों नहीं मानते कांग्रेसी? 9 जगह जो हारे वो कांग्रेसी क्यों नहीं मानते? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हारे, पक्षपात किया, क्षेत्रवाद का आरोप लगा। मैं फिर कहता हूं, जहां तक हार की जीत की बात तो जनता तय करेगी। प्रदीप नरूला ने बिल्कुल स्पष्ट कही है, कोई तय नहीं कर सकता, जनता तय करेगी। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने कह दिया था, ये हिम्मत है जननायक ताऊ देवीलाल के परिवार में, वो कहीं से भी कैसे भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। वो जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ते हैं, जनता के चाहते हैं वो। नहीं तो आप ध्यान दीजिए, जींद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो साथ ही उस बस में बैठ के गए थे जहां दीपेंद्र हुड्डा जी इस बस में गए थे। शैलजा जी भी गई थी, पूरी कांग्रेस वहां भेज दी थी। किसने भेज दी थी? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जा कही थी उनको जिताने का काम करो। मुश्किल से मात्र 600 वोटों से उनकी जमानत बची थी। सारथी थे। मैं वही कहता हूं, आप देख लीजिए ना, सोनीपत में वही हाल अगर ना हो कांग्रेसियों का। क्यों? कांग्रेस ने 10 साल में इस हरियाणा की जमीनों को ठगने का काम किया है। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है तो भूपेंद्र सिंह का नाम आएगा। किसानों की सस्ते भाव में जमीन लेके बिल्डरों को देने का काम किया है। आज तक हमने 4 सीट भारतीय जनता, ये मिले जुले लोग हैं। और जहां तक मैं राजकुमार सैनी की बार बार कहता था, अब पोल खुल गई उनकी, वो कांग्रेस बीजेपी के एजेंट है, वो बीजेपी के 100% एजेंट है। नहीं तो कभी वो कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग लेते हैं, कभी हुड्डा के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। 2 दिन से क्यों नहीं अपना पर्चा भरा? अगर लड़ना ही था तो बिल्कुल उनका कैंडिडेट पहले वहां उतर चुका था, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। आज राजकुमार सैनी का नाम लेने वाला भी नहीं बचा इस हरियाणा में। ठीक है, खटाना जी जल्दी से रिएक्शन, फिर जरा सुखवंत जी के पास चलते हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय माननीय सम्माननीय धनखड़ साहब ने जिस तरीके की भाषा प्रणाली का इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा खेद है। और शायद ऐसी भाषा प्रणाली यूज करके आज इनेलो का यह हाल हुआ कि 5 चुनाव लोकसभा और विधानसभा के हार के वो अपने घर बैठे हैं और उसी परिवार से पार्टी अलग हुई। ये भी देवीलाल जी का सम्मान करते हैं और इनेलो भी, ये भी उन्हीं की विचारधारा की पार्टी है और वो भी। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि रोहतक को जलाने की, तो सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष में कौन था, पैरामिलिट्री फोर्स किसने बुलाई, पुलिस कहां नाकाम हुई, और हुड्डा साहब ने अनशन किया और हुड्डा साहब को अंदर वहां पर एंट्री नहीं करने दी। इन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला लठ लेकर खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? हिसार में खड़े हो गए। क्यों? तब तक तो इनेलो जेजेपी इकट्ठी थी, तो पूरे हरियाणा में रोहतक में क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि ये हिसार से बाहर निकले ही नहीं। इनकी तो अपने घर की एक सीट थी, उसको बचाने में नाकामयाब हो गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि आप सोनीपत चले जाएं, लेकिन रोहतक के अंदर जो हुआ, आपको लगता है कि उससे पीछा छुड़ा पाएंगे सोनीपत के अंदर भी? रोहतक के अंदर जो कुछ हुआ, नहीं, मैं आपकी बात पूरी तो कर लेने दो मुझे। ये दिग्विजय चौटाला की बात कर रहे हैं कि वो हम कहीं से भी, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो अपना कद बढ़ा रहे हैं कि जहां से बड़ा कोई उम्मीदवार लड़े वहां से हम जाके। इन्होंने खाली गस्से मार रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। हरियाणा में एक सीट थी वो चलेगी, उसके आगे तो छोड़ो। जहां लठ लेके खड़े थे ना हिसार में, उससे आगे कहीं जा ही नहीं सकते। शहरों की तो बात छोड़ दो, गांवों की पार्टी थी। और जिस तरीके की भाषा प्रणाली ये इस तरीके की ऑन एयर यूज करते हैं, आप सोचो
जब ये पब्लिक में होते हैं और विदाउट कैमरा होते हैं तो कैसी भाषा शब्दावली यूज करते होंगे। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन दलबीर जी से, फिर उसके बाद सुखवंत जी के पास। मैं दलबीर जी। तो वो रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ बुड्ढा साहब को जो जूत मारे थे लोगों ने वहां, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास जिंदा है। कौतमा भी के अभी चलवा सकता हूँ। यहाँ हरियाणा न्यूज पर बहुत डिबेट की उस जूते प्रकरण पे। मैं जूते तो इनेलो को भी बहुत मारे हैं। जूते तो आपके नेता गोली चला रहे थे विधानसभा में, वो कहते मैं यही गोली मार दूंगा। ये तो गोली चलाने वाली, लठ उठाने वाली पार्टी है। इच्छा नहीं होती मैं किसी के बीच में बोलूं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मेरे को कोई गाली बकेगा मैं बीच में आराम से सुनूंगा, पर मैं बोलूं जब ना बोले तो अच्छा रहता है। नहीं, आप ऐसी भाषा शब्दावली यूज करोगे तो हम बीच में बोले बिना नहीं मानते। क्यों? मैं सच्ची बात कहता हूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग चलवा दूं, आप चलवा दो, आपकी छूट है, हमारे पास भी है। जूते मारे आपसे फालतू हमारे पास है तो चलवाओ ना। हाँ, आप चलवाओ, हम चलवाते हैं, आप चलवाओ। हरियाणा को जलाने का काम किया रोहतक में। मैं फिर कहता हूँ अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहिए था दीपेंद्र हुड्डा को, हुड्डा साहब को। जब भाईचारा सबको पता था, भारतीय जनता पार्टी राजकुमार सैनी मिलकर इस भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम अपने घर में रहे उसको बचाने की कोशिश तो करते। वो भी नहीं की। अनशन की बात करें, कहां किया? दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया था। हुड्डा साहब को दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया गया, सील कर दिया गया और उनको बहुत पुरानी बातें हो गई। अपनी जान माल बचाने के जिम्मेदार हम नहीं है। दिल्ली गए नहीं, दिल्ली में ही थे और दिल्ली से वापस वहां जा रहे थे और लोगों से निरंतर अपील कर रहे थे। आप लोग ठीक है, लेकिन उस अपील का भी कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सुखवंत जी भी हमारे साथ, ठीक है, सुखवंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुखवंत जी, आपको क्या नजर आता है? जो कल आ रही सुखवंत जी, सोनीपत सीट पर जिस तरीके से मुकाबला अलग तरीके से बन गया, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट उतरा मैदान में, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में, तो आपको लग रहा है कि आईएनएलडी भी कड़ी टक्कर दे रही है वहां पर? देखो शुभेंदु जी, आप लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के किसी की टक्कर बना लो, किसी का कुछ कर लो, यहाँ पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। अभी दलबीर धनखड़ जी कह रहे थे कि जनता को तय करना है, तो जनता को तय कर लेंगे और जनता ये तय करेगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो युवा प्रत्याशी सोनीपत से है उसको आप देखेंगे कि वो वहां से सीट निकाल। हम तो वही सियासी समीकरण देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम तो यही समझना चाह रहे हैं कि जनता का मूड है क्या, जनता आखिर क्या बताना चाह रही है। एक बार कंप्लीट करने दें। ये जो बड़े जी सुखवंत जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दलबीर जी ने बात उठाई, बिल्कुल ठीक बात उठाई कि हुड्डा साहब जो है अपने उस कर्तव्य में जो उनका उस इलाके का होने की वजह से थे उसमें नाकाम रही। लेकिन मेरा सवाल, सरकार इनकी थी, नाकामयाब हुड्डा साहब रहे। बीजेपी के जो आज सरकार तो आपकी थी, क्या उन्होंने नहीं आईएनएलडी से प्रवक्ता है आग में जी सुखवंत जी डालने की कोशिश की? क्या बीजेपी का है। अब दलबीर जी कह रहे हैं कि वो उनका इलाका था भूपेंद्र हुड्डा का, इन्होंने उसको भूपेंद्र हुड्डा का इलाका मान लिया। आज चुनाव लड़ने के लिए तो सोनीपत और रोहतक में आ गए, लेकिन जब यहाँ पे समस्या थी तब उन्होंने लोगों ने आके अपील की क्या? दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं एक सवाल और खड़ा करता हूँ कि रोहतक के लोग जानते हैं कि उस वक्त इंसो के जो लोग थे जिन्होंने सापला से सारी चीज शुरू हुई थी, ये तो इस सरकार ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करवाई और क्योंकि सरकार खुद इसमें फंसी हुई है। अदरवाइज रोहतक में आग लगाने में सब दोषी हैं, सिर्फ छोड़ करके चौधरी अभय सिंह चौटाला को, जिन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से लोगों से अपील की। और विपक्ष की भूमिका में थे आपने आवाज क्यों नहीं उठाई विधानसभा में? आपने खट्टर साहब पे उंगली क्यों नहीं उठाई? नहीं कराई, मिल बांट के सारे काम करे, अब विपक्ष में भी खत्म हो गए। आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि ये कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। सोनीपत में इनके पास कोई लोकल प्रत्याशी नहीं था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर दे सकता। आपको याद होगा कैप्टन निंदर सिंह ने रोहतक से, जहां से चौधरी देवलाल 3 बार हारे, वहां से कैप्टन निंदर सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा को दूर चटाई थी। ये लोग लोकल शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते जैसे इंडियन नेशनल लोकदल ने किया? ये दूर से आकर के और यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब इनको। अच्छा सुखवंत जी, मैं जरा एक अलग सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। हालांकि आपकी पार्टी का डिसीजन है, लेकिन जब एक तरफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिग्विजय दुष्यंत दोनों मैदान में हैं, तो अभय चौटाला आखिर क्यों नहीं लड़ रहे लोकसभा? नहीं, हम हमारी ये परिपाटी नहीं कि परिवार के सब लोग चुनाव लड़े। हमने अर्जुन चौटाला जो हमारी पार्टी के भविष्य हैं उनको कुरुक्षेत्र से मैदान में उतार दिया है और हम पूरी शिद्दत के साथ कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और वहां से हम जीत करके आएंगे। हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दोनों भाई चुनाव लड़े और दूसरा कोई और प्रत्याशी हो तो वो भी लड़े, परिवार के सब लोग पूरे हरियाणा में फैल करके चुनाव लड़े। ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ठीक है सर, ठीक है दलबीर जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर उसके बाद प्रदीप जी के पास रहेंगे। समेंदु जी, इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहता कि उनका मामला जिंद में निमिट चुका था।
परंतु मेरे भाई को फिर भी मैं जवाब जरूर दूंगा थोड़ा सा। 370 की परिभाषा के बारे में कह रहा था दलवीर धनखड़ तो 84 से जानता। 370 क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषणा पत्र में लिखी थी, आज तक 370 की था। मैं कभी भी डिबेट कर लेना पूरे दिन कर सकता हूं 370 पे, 35 पे मैं कर सकता हूं, वो छोड़ो। जहां तक परिवार की बातें हैं, लोकल कार्यकर्ताओं की बातें हैं, ये संगठन तय करता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, उनका परिवार रहा, जननायक ताऊ देवीलाल रहा, 3-3 प्रदेशों से चुनाव लड़े हैं। इन बातों को कुछ नहीं जाता। बात यह होती है सही बात रखना, सही से चुनाव लड़ना और टक्कर देना। जींद में 3454 वोट आने के बाद एक दिन पहले आजाद उम्मीदवार का फार्म भरे हुए को तो आप टिकट दे रहे हो, वो आपकी पोल खोलती है। और कुरुक्षेत्र में कर्ण चौटाला का घर कहां है मेरे को तो समझ में नहीं आती। बाहर कहेंगे घर के, वहां आपके पास नहीं थे। 3 बातों में मैं बिल्कुल नहीं जाता। आप ऐसी बातें ना करें जो आपके ऊपर ही आके वापस तीर लग जाए। बैकफायर मत करो अपने आप पे। ठीक है, आप कहीं से लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठ के फैसला लिया, हमने जिसने लड़ाना हम लड़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। जरा प्रदीप जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, हिसार सीट को लेकर बात कर लेते हैं। हिसार पर जो समीकरण है, जैसा कि 3 परिवार को लेकर इस बार ये तय होगा कि कौन परिवार आगे, नहीं, उत्तराधिकारी। बिल्कुल उत्तराधिकारी, अब उनके आगे वारिस हैं। तो ये अब यहाँ क्योंकि हम बार बार ये जिक्र करते हैं क्योंकि दुष्यंत वहां पर हैं, तो दुष्यंत पहले से ही परिपक्व हैं, राजनीति में पहले से बने हुए सिटिंग एमपी भी हैं। लेकिन अब बाकी ब्रिजेंद्र सिंह वो भी पहली बार मैदान में उतरे और दूसरी तरफ से भव्य बिश्नोई, उनका भी राजनीति में पहला कदम है। तो ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा सरवाइव करना वहां पर। देखिए, ये तो सिर्फ चेहरे हैं, एक दुष्यंत को छोड़ दिया जाए, बाकी 2 तो चेहरे हैं। चुनाव कौन लड़ेगा सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है चुनाव किसने लड़ना है। मात्र एक दुष्यंत को छोड़ दिया जाए, मैं पहले कह चुका हूँ ये बात कि बाकी चाहे वो विजेंद्र सिंह हो चाहे वो भव्य बिश्नोई हो, वो तो सिर्फ एक सामने आगे रख के उन्हें चुनाव लड़ेंगे। 2 परिवार, 2 दिग्गज परिवार, चाहे कुलदीप बिश्नोई, मैं सीधा नाम ले लेता हूँ, कुलदीप बिश्नोई हो या फिर वीरेंद्र सिंह हो, तो निस्संदेह वो आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन एक टक्कर तो 2014 में हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें प्लस एक और हो चुका है चेहरा, तो ये अब और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि लोग अब सब जान चुके हैं, सबको पता है कि आप जिस तरह से देखिए, अब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वहां कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, पर सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे हैं, भव्य बिश्नोई को आगे रख के लड़ा जा रहा है। वहां चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे तौर पे नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि विजेंद्र सिंह को आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है। और दुष्यंत चौटाला, उनकी वो सीट है, वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि वो इस वक्त अपनी पार्टी बना चुके हैं और उनका थोड़ा सा केस अलग हो गया, वरना ये दोनों तीनों ही पक्ष जो हैं उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई लड़ रहे होते। लेकिन भव्य की मौजूदगी वहां पर कितनी मजबूत नजर आती है, क्योंकि एक बार पहले उनके पिता को तो शिकस्त मिल चुकी है। देखिए शुभेंदु, मैं फिर वही कहूंगा कि तय तो जनता ने करना है, लेकिन परिस्थितियां और राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ न कुछ जान लेते हैं और परख भी लेते हैं। ठीक है, ये सवाल जरा खटाना जी से कर लेता हूं, उसके बाद दलवीर जी आपसे रिएक्शन लूंगा। खटाना जी, एक पटकनी तो 2014 में लग चुकी है, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि बेटे के सहारे जो जंग लड़ी जा रही है वो टफ होगी? देखिए, तो चुनाव भविष्य के गर्भ में है, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी, और वहां पर जो चुनाव जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हिसार लोकसभा सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। नहीं तो देरी क्यों हो गई थी? बहुत देरी इसमें कर दी सीट डिक्लेयर करने में कि भव्य को दे के सीट डिक्लेयर में देरी बिश्नोई को दे, बिल्कुल हो गई। उसमें कहीं ना कहीं असमंजस था कि किसको वहां चुनाव लड़ाया जाए। हम तो कुलदीप बिश्नोई जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बैठ के जो उनको ठीक लगा, क्योंकि युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है, 60% से ज्यादा की आबादी हमारे हिंदुस्तान में युवाओं की है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा नौजवान, एक युवा, एक ऐसा पब्लिक के बीच में है जो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रह के उनके सुख दुख में उनके साथ रह सके और उनकी हर बात को ऊपर पहुंचा सके। तो भव्य बिश्नोई जी बिल्कुल युवा चेहरे हैं, युवा हैं, उनके अंदर जोश की कोई कमी नहीं है। और परिवार में जिस तरीके की उनको पीछे से आशीर्वाद मिलेगा, जिस तरीके से उनको रास्ता और पद चिन्ह बताए जाएंगे, वो उसी रास्ते पर चलेंगे। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने वहां उतारा है। और जो भी जितने भी युवा हैं आज प्रदेश के अंदर और खासतौर पर हिसार के अंदर, वो भव्य बिश्नोई के साथ हैं। ठीक है,
मुकाबला किससे आप मान रहे हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर बात करें, प्रदेश की या देश की बात करें, तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। और बीजेपी के जो भी हिसार सीट की बात कर रहा हूं मैं हिसार की बात, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। बीजेपी से मुकाबला है और बीजेपी के जो कैंडिडेट जो गांवों में जा रहे हैं, वहां पर मुकाबला क्या है कि लोग उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। वो मोदी जी का नारा अलाप रहे हैं, मोदी जी, और मोदी जी जहां जा रहे हैं वो पुलवामा अलाप रहे हैं। वो सैनिकों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो मोदी जी के नाम पे। लेकिन कोई भी जो भी इनके सांसद पिछले 5 साल में रहे, वो कोई भी जाकर ये नहीं कह रहा कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये मैंने काम करे हैं, मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ा हूं। अच्छा, फरीदाबाद में क्या हुआ समय आ गया, आप मुझे तोल दो। लोग तोलने की बजाय उनको जूते मार रहे हैं और गेट बंद कर रहे हैं। ठीक है, फरीदाबाद में क्या हुआ जरा उसको बताइए। ललित नागर को पहले टिकट दे दी जाती है 13 तारीख को, 22 तारीख को दोबारा से किसी और को टिकट दे दी जाती है, उनसे वापस टिकट ले ली जाती है। क्या हुआ, कैसे हुआ? आलाकमान पर दबाव या साजिश, षड्यंत्र? दबाव और साजिश की कोई बात नहीं है। पार्टी आलाकमान शीर्ष नेतृत्व पहले तो ललित नागर भी पूछना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि हुआ क्या। ललित नागर जी को टिकट दी गई, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद पार्टी में जो बाकी 4 सीटें हमारी रह गई थी, जब उसका वहां पर मंथन हुआ, उस मंथन में कोई इनके रिपोर्ट में कोई सर्वे थी जो इनके पास आई, तो इनको लगा कि शायद हमारे को वहां पर उम्मीदवार बदलना चाहिए। तो पार्टी यानी कि ललित नागर को कमजोर कैंडिडेट आपने मान लिया था। देखिए, ललित नागर टिकट बंटवारा गलत हो गया के सिपाही हैं, उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्यों भरोसा नहीं दिखाया आपने? क्यों उनको कंटिन्यू नहीं रखा? क्यों उनकी टिकट काट दी आपने? ललित नागर जी कांग्रेस के अवतार भड़ाना जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए, यदि ऐसा होता, ललित नागर आपके बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराने नेता, अवतार भड़ाना जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होते हैं, आप उनको टिकट दे देते हैं। अवतार भड़ाना जी पहले सांसद रहे हैं, बीजेपी के विधायक नहीं, अभी हाल फिलहाल में तो बीजेपी से आए ना, हाल फिलहाल में बीजेपी से आए हैं, वो छोड़कर जताते हुए कांग्रेस में आए। पार्टी ने उनकी पहले टिकट काट दी। काटने के बाद जब हमारी 4 टिकटों का मंथन चल रहा था, तब वहां से दोबारा मंथन हुआ। ललित नागर जी को विश्वास में लिया गया। पहले बिना सोचे समझे टिकट दे दी। बात कही, पहले बिना सोचे समझे टिकट दे दी। चौधरी भूपेंद्र पहले बिना सोचे कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कोई विचार नहीं किया जी, ललित नागर को उतार दिया, बिना सोचे समझे उतार दिया, बिना किसी रणनीति के उतार दिया। जी, ललित नागर जी का नाम चल रहा था, करण दलाल जी का नाम चल रहा था, महेंद्र प्रताप जी का नाम चल रहा था, जेपी नागर जी का नाम चल रहा था, अवतार सिंह भड़ाना का नाम चल रहा था, सभी का नाम चल रहा था। उस नाम में इनका नाम फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद ललित नागर को टिकट दी गई। जब 4 टिकटें हरियाणा में रह गई थी, जब उसका मंथन वहां चल रहा था, शीर्ष नेतृत्व सारा वहां बैठा था, तो फरीदाबाद का मंथन दोबारा हुआ। दोबारा होने के बाद ललित नागर जी को विश्वास में लिया गया। यही सवाल है और उनसे मेरी बात तो पूरी होने दो। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं कांग्रेस 4 सीटों पर मंथन कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिपाही हूं, जो पार्टी का आदेश होगा वो। चलिए, मैं जरा और भी बहुत सारे सवाल है, पहले जरा रिएक्शन ले लेते हैं। दलबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, पहले तो मैं फरीदाबाद की कांग्रेस की बता दूं, हालांकि इनका आपसी फैसला पार्टी का जो चाहे करे, मैं चोर नहीं है इनके अध्यक्ष, ये सच्चाई है। और जहां तक ये ललित नागर को कम से कम झूठा साबित ना करें, आज भी उन्होंने कहा है, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस ने मेरी टिकट वापस क्यों ले ली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, आप कोई भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, वो उनका मामला पर फिर भी मैं छोड़ता हूँ। हिसार की जहां तक बात आते हैं, युवाओं की बात करते, वहीं रहने की बातें करते, मैं 3 इलेक्शन आपको बता दूंगा। चौधरी भजनलाल जी जब जीते थे तो 7000 के आसपास वोट थे। संपत सिंह जी आ रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल के। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद सीट खाली होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं होता, इधर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला 6000 के आसपास वोटों से आ रहे थे। पिछला चुनाव है, श्री दुष्यंत चौटाला जी 34-33 हजार के बीच में वोटों से जीत के निकले थे। उन्होंने इतना काम वहां किया है, लोगों के बीच में हो रहे हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। आप कोई भी रिकॉर्ड आप उठाओगे तो आपको पता लगेगा, आप कितनी बातें कर लो, जो लोगों के बीच में 24 घंटे रहने की बात करते हैं। लोकसभा देखने का लोगों का एक सपना होता है। 32,500 लोगों को लोकसभा देखा दी, जिसमें 22,000 लोग हिसार की लोकसभा से, बच्चे भी, बड़े भी, बुढ़े भी, सब उसने उनको दिखाने का काम किया। जहां तक पैसा खर्च करने का जो भी इनको निधि मिलती है, उसमें 28 करोड़ 50 लाख रुपए। क्यों 28-50? बाकी 25 से ऊपर कोई, हालांकि 25 के आसपास भी कोई नहीं। उन्होंने क्यों किया? चौधरी भजनलाल जी का, कुलदीप जी का वहां पैसा बचा हुआ था, वो पैसा भी उन्होंने खर्च करने का काम किया है, लोगों के बीच में लगाने का काम किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिसार के ख्वाब को आप छोड़ दो, चकोना मुकाबला बन गया। जब बीजेपी भी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ थी, कांग्रेस भी अलग लड़ी थी,
आपको ध्यान होगा जब भी 34,000 वोटों से हम जीतते हैं, 34,000 के आसपास है वो, 33 से ज्यादा 34 से कम है, हम जीत कर निकले थे वहां से। ठीक है। अब तो बीजेपी अलग लड़ रही है, कुलदीप बिश्नोई तो मैदान ही छोड़ के भाग गए, हैरानी होती है। कुलदीप बिश्नोई जी मैदान छोड़ के भाग गए, 5 साल कुलदीप बिश्नोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बार गए हारने के बाद। ये एसी वाले लोग हैं कांग्रेसी, ये फील्ड में काम नहीं कर सकते। जहां तक युवाओं की बात करते हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या उम्र है? युवा अगर देखने हैं 7 सीटों में से 5 हमने युवा 32 साल की उम्र से कम के उतारे हैं, 32 साल से कम की युवा 5 उतारे हैं। ठीक है। 2 मैच्योर उतारे हैं। ठीक है। डीडी शर्मा और महमूद खान जी। सुखवंत जी भी हमारे साथ लगातार ये बने हुए मिक्सर हैं। है। ठीक है, ठीक है, जरा बहुत कम समय, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुखवंत जी, आपने भी कहा था कि महिलाओं को उतारा जाएगा, देखते रहिए, तो महिला उम्मीदवार तो कहीं नजर नहीं आई। जी देखो शुभेंदु, अभय चौटाला जी ने तो ये कहा था कि आप देखिए, हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। एक बात सुने जी, इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, हर पार्टी इसी तरीके से करती है। साथी कह रहे थे कि हमने युवा उतारे हैं, अमेरिका से ला करके उतारे हैं, कोई इधर उधर से ला के उतारे हैं, इनके पास लोगों की समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं। जहां तक हिसाब की बात है, अभी आप थोड़ी देर पहले डिबेट कर रहे थे परिवारवाद के ऊपर, मैं ये कहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकल में एक आम किसान को, क्योंकि वहां पे राजपुत्र और किसान पुत्र के बीच की लड़ाई है, और आप भी परिवारवाद कर रहे थे, तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि इन राजपुत्रों को घर बैठाना पड़ेगा और किसान पुत्रों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो परंपरा शुरू की है, देश का इतिहास इसको याद करेगा। जहां तक दुष्यंत के काम करने की बात है हिसार में, ये लोग बार बार कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, वो ठीक है। जनाब से चाहूंगा कि एक दिन डिबेट इसके बारे में रखें। चलिए, ठीक है। इस देश में सांसद का काम क्या होता है कि वो अच्छे कानून बनवाए और बुरे कानूनों का विरोध करे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा दलजीत जी से कि एक भी कोई बुरा कानून क्या? ठीक है, पूछने और जानने का समय तो चला गया सर, बहुत कम समय। शायद ठीक है, आपको पता मैं नहीं, जरा भूमिया फाइनल जी रिएक्शन ले रहा दल हूँ। में ठीक है, विपक्षियों के फाइनल साथ रिएक्शन भी ले रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला जी गए थे, ठीक है, अभय दलजीत सिंह चौटाला जी, नहीं जरा चाहते प्रदीप थे। जी से फाइनल हम कमेंट ले विपक्ष लेते के हैं। मैंने साथ सभी को बराबरी का यहाँ पर मौका दिया है बोलने का, लेकिन प्रदीप जी, अब यहाँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर फरीदाबाद सीट को अगर देखें तो अंदरूनी भीतरघात यहाँ नुकसान देगी कांग्रेस पार्टी को। ललित नागर ने भी कहा है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है और इसका नुकसान जो है पार्टी को होगा। मैं पूछूंगा, देखिए, इस तरह की भीतरघात जब ऐसे इंसिडेंट पार्टी में होते हैं तो सभी को होता है। कुछ देर सवेर कुछ लोगों को मना लिया जाता है और कुछ लोग भीतरघात करके पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है कि आज अगर चलो किसी को टिकट मिल गई और दूसरा कैंडिडेट अगर पीछे रह गया तो भविष्य में क्या होगा, उसके दिमाग में ये रहता है कि ये अगर जीत गया तो तुम्हें वापस ये जगह नहीं मिलने वाली। इस तरह की जो परिपाटी है, इस तरह का जो दिमाग में चलता है, ठीक है, वो चीजें वो हावी हो जाती हैं, वो पार्टी के संगठन को नुकसान पहुंचा। ठीक है, यानी कि नुकसान हो सकता है और इसको आकलन भी करना होगा पार्टी को। खैर, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है कि नामांकन अब पूरा हो चुका है, लेकिन जंग अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में खतरे की घंटी भी है कि जिस राजनीतिक दल के प्रत्याशी का विरोध इलाके में हो रहा है, जरा उसको समझना होगा, इलाके में जाकर यह देखना भी होगा कि कारण क्या है, वजह क्या है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।